नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आर के वाई पीसीएस क्लास पर। मैं हूं राजेश कुमार, आपके लिए लेकर आया हूं आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के साथ पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमने जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें हमने राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी और दर्शन शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जो कि रेगुलर हो रही है। हमने जो टॉपिक करवाए थे राजस्थान कला संस्कृति में रोज सुबह 11 बजे, और जो राजस्थान पॉलिटी वो दोपहर 1 बजे, और दर्शन शास्त्र शाम 8 बजे क्लासें रेगुलर हो रही है। हमने जो टॉपिक स्टार्ट करवाए थे क्लास संस्कृति में, वो हमने सबसे पहले पढ़ा था आभूषण, फिर पढ़ा था हस्तकला, उसके बाद में हमने पढ़ा था राजस्थान की जो भाषाएं हैं, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और किस भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है, उनको भी हमने देखा था। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार में हमने देखा था सूर्यमल मिश्रण के बारे में, जिनका जन्म कब हुआ, कौन से शासक के काल में विद्वान रहे और कहाँ से वो संबंधित थे, उनकी जो रचनाएं थी वो किस शैली में थी, किस भाषा में थी, कौन कौन सी उनकी रचनाएं थी, ये देखा था। मून ऑफ नैन्सी के बारे में देखा था। मून ऑफ नैन्सी के बारे में देखा था कि कौन मून ऑफ नैन्सी किन के शासनकाल में विद्वान रहे, किन के दरबार में रहे, कहाँ से उनका संबंध था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनके भाई का नाम क्या था और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम साहित्य और साहित्यकार जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे जो अगले साहित्यकार है वो कौन है और उनकी क्या क्या रचनाएं, उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई, किस शैली में की गई और कौन कौन सी रचना में किस इस वंश का संबंध है। तो जो अगले हमारे साहित्यकार होंगे वो होंगे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें पीतल भी कहा जाता था। आपको पता है पीतल पाथल, ये दो नाम से जो शासक हुए वो प्रसिद्ध हुए कौन कौन से, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरा था महाराणा प्रताप। तो पीतल था उनका, उन्हें पीतल को पृथ्वीराज जो राठौड़ है उनको पीतल के नाम से संबोधित किया और महाराणा प्रताप उनको पाटल के नाम से संबोधित किया। तो आज पढ़ेंगे हम जो पृथ्वीराज राठौड़ है उसके बारे में। आपको पता है कि पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे, किनके पुत्र थे और कहां से संबंधित थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर जो राजवंश से वहां से संबंधित थे, और जो बीकानेर महाराजा थे राय सिंह, उनके क्या थे, उनके भाई थे। जो महाराजा राय सिंह है उनके भाई थे कौन, पृथ्वीराज राठौड़। तो वो राजकुमार होने के साथ साथ वो एक साहित्यकार भी थे पृथ्वीराज राठौड़। उन्होंने रचनाएं भी की, कौन सी, जैसे बेली कृष्ण रुक्मणी री, ये उनकी क्या थी, ये उनकी रचना थी। तो उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं, ये हम देखेंगे आज विस्तार से। पृथ्वीराज राठौड़, तो साहित्य और साहित्यकार के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम देखेंगे पृथ्वीराज राठौड़ को डीपली विस्तार पूर्वक उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी क्वेश्चन उनसे आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका यही कारण है कि आप भी अपने नोट्स साथ के साथ कंप्लीट करते रहो। ये नहीं है कि कंटेंट कम दे रहा हूँ। आप देखो, आप सोच रहे कि सर डिजिटल का जमाना है, पीडीएफ से पढ़ाया करो। तो पीडीएफ से तो पढ़ा दूंगा मैं, मेरा सोल्व तो उसमें लिखना ही नहीं पड़ेगा, उसमें तो केवल ऐसे उंगली चलानी पड़ेगी बस। लेकिन जो मैं बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें यह है कि मैं लिखूंगा साथ के साथ बोलूंगा, आप भी अपनी नोटबुक में लिखोगे बोलोगे, तो आपका भी रिविजन होगा, साथ के साथ आपको याद होता जाएगा और आपके नोट्स भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, पूरा जो कंटेंट है वो मैं ये नहीं कि बेस पढ़ा रहा हूँ, बेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, जितना हो सके उतना गहराई से लेकर चल रहा हूँ। शायद कोई पॉइंट होगा जिनके बारे में छोड़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको देख लेना, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो पढ़ाए हुए में से आए हैं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी इनमें से ही आने की संभावना है। तो आरएस के हिसाब से मैं आपको ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। अब आपको पता है आरएस का लेवल कितना है, तो आरएस के लेवल को देखते हुए जो वनडे एग्जाम हो वो आसानी से आप निकाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ और आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स कंप्लीट साथ के साथ तैयार करते रहो। तो आज जो हमारा नेक्स्ट साहित्यकार होगा वो होगा पृथ्वीराज राठौड़। आज टॉपिक चल रहा है साहित्य और साहित्यकार। साहित्य और साहित्यकार, साहित्यकार, ये हमारे टॉपिक है। तो इसमें हमने देख लिया था कौन कौन सा, सूर्यमल मिशन के बारे में देख लिया था, मून ऑफ नैन्सी के बारे में देख लिया था। आज देखेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। कौन सा साहित्यकार था, पृथ्वीराज राठौड़।
पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ से संबंधित था, कौन से वंश से था और किन के दरबार में था और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, तो इनके बारे में हम पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ये बीकानेर के राव कल्याणमल के कहते पुत्र थे। बीकानेर के जो शासक थे राव कल्याणमल, उनके कहते पुत्र, और जो बीकानेर के जो महाराजा हुए राय सिंह, उनके कहते भाई, उनके भाई। लिखो साथ के साथ, ये थे बीकानेर शासक, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याण मल के पुत्र थे और महाराजा राय सिंह के भाई थे। महाराजा राय सिंह भाई थे, यानी ये जो राव कल्याणमल थे उनके पुत्र थे और जो महाराजा राय सिंह थे उनके भाई थे। और ये किनके विद्वान थे, मतलब किनके दरबार में विद्वान थे, तो ये अकबर के दरबार में विद्वान थे, यानी अकबर के दरबारी कहते हैं ये विद्वान। कौन? महाराजा सॉरी पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी विद्वान थे। अकबर के दरबारी विद्वान थे। विद्वान थे कौन? ये पृथ्वीराज राठौड़। किनके दरबार में? अकबर के दरबार में। अब ये देख लेते हैं कि ये ईश्वर के प्रति अपनी आस्था भी रखते थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। यानी किसके कौन से ईश्वर के भक्त थे? विष्णु के परम भक्त थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़, यानी विष्णु भगवान के भक्त थे। विष्णु विष्णु भगवान के परम भक्त थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। और कहते हैं इनके बारे में, तो देखते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन का दुर्ग जागीर में दिया। किसने? अकबर ने। यानी पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का दुर्ग जागीर में दिया। किसने? अकबर के द्वारा दिया गया। किसमें बनता है कि कौन सा दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के द्वारा जागीर में प्राप्त हुआ? तो कौन सा? गागरोन का दुर्ग अकबर के द्वारा इनको पृथ्वीराज राठौड़ को इनको गागनोर का दुर्ग, गागरो का दुर्ग जागीर में दिया गया। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग। किनको दिया गया? पृथ्वीराज राठौड़ को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसके दरबार में विद्वान थे? ये अकबर के दरबारी विद्वान थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। अब देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। किनकी? पृथ्वीराज राठौड़ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और कहां लिखी गई? इनकी रचनाएं कौन कौन सी है और कहां लिखी गई, और रचनाओं किन रचनाओं का जो प्रीवियस ईयर है, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किन रचनाओं के बारे में पूछा गया है, और कौन कौन सी रचनाएं बाकी है जिनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन उनके बारे में पूछने की संभावना है, तो उनके बारे में देखेंगे। तो इनकी जो पहली रचना थी वो थी वेली कृष्ण रुक्मणी।
वेली कृष्ण रुक्मणी। तो हम आगे लिखेंगे यहाँ, आपने नोट कर लिया होगा कि बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के कहते पुत्र थे कौन, पृथ्वीराज राठौड़, और महाराजा राय सिंह के कहते भाई थे कौन, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी विद्वान थे, अकबर के दरबारी विद्वान थे। विष्णु भगवान के कहते परम भक्त थे कौन, पृथ्वीराज राठौड़, और अकबर के द्वारा इनको गागरोन दुर्ग जागीर में प्रदान किया गया, इनके द्वारा, अकबर के द्वारा। अब इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, प्रमुख रचनाएं यानी पृथ्वीराज राठौड़ की क्या थी, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, किस भाषा में लिखी गई, किनके द्वारा उनका अनुवाद किया गया, और उनको क्या नाम दिया गया, इनकी रचनाओं को क्या नाम दिया गया। पृथ्वीराज राठौड़, प्रमुख रचनाएं, पहली कौन सी है, पहली है वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी। ये इनकी क्या है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, इनकी पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी। वेली किशन, वेली किशन रुक्मणी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बारे में देखते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा इसकी रचना कौन से दुर्ग में की गई, जो रचना है वेली किशन रुक्मणी, तो इनकी रचना कौन से दुर्ग में की गई, इस रचना को किस दुर्ग में पृथ्वीराज द्वारा लिखा गया, तो वो कौन सा दुर्ग था, गागनौर दुर्ग। कौन सा, गागनौर दुर्ग में वेली किशन रुक्मणी की रचना की गई। वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ था इनका, उनकी रचना गागनौर दुर्ग में की गई, गागनौर दुर्ग में की गई। इसकी गागरोन दुर्ग में की गई। किस दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में की गई। किसकी रचना, वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना। अब ये कौन सी शैली में लिखा गया, ये जो ग्रंथ है इनका वेली कृष्ण रुक्मणी, तो किस शैली में लिखा गया, तो ये डिंगल शैली में लिखा गया। किसमें, डिंगल शैली में। डिंगल शैली, डिंगल शैली में इसकी रचना की गई। डिंगल शैली में इसकी रचना की गई, किसकी, वेली कृष्ण रुक्मणी दी, इनकी रचना डिंगल शैली में की गई। और कहते हैं इसके बारे में, तो जो ये प्रमुख ग्रंथ है इनका वेली कृष्ण रुक्मणी दी, इसको अन्य नाम दिए गए, किसके द्वारा दिए गए और क्या नाम दिए गए, अन्य नाम दिए गए। तो जो एलपी टेस्टिटोरी है, एलपी टेस्टी द्वारा इस पुस्तक को प्रकाश में लाया गया। तो सबसे पहले तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे, एलपी टेस्टिटोरी को, किसे, एलपी टेस्टिटोरी को, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय, इसे प्रकाश में, प्रकाश का मतलब होता है सामने लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेस्टिटोरी, एलपी टेस्टिटोरी को जाता है। किसे जाता है, एलपी टेस्टिटोरी के द्वारा इस ग्रंथ को प्रकाश में लाया गया। किसके द्वारा, एलपी टेस्टिटोरी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि जो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, एलपी
टेरिटरी को जाता है। अब जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा जाता है? तो इसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है। इसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है। और किसने कहा? तो जो एलपी टेक्सिटोरी है, इसने जो पृथ्वीराज राठौड़ है उसे डिंगल का हेरोस कहा। पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेक्सिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा। हेरोस कहा। क्या कहा? डिंगल का हेरोस कहा। किसने? एलपी टेक्सिटोरी ने। और किसे कहा? तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा। किसके द्वारा? एलपी टेक्सिटोरी के द्वारा। अब हो सकता है, ऐसा होता तो नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर ये हो सकता है कि ये पूछ ले कि एलपी टेक्सिटोरी कहाँ का निवासी था। पूछ सकते हैं ना कि एलपी टेक्सिटोरी कहाँ का निवासी था या फिर कहाँ से संबंधित था। तो ये इटली का निवासी था। कहाँ का? इटली का निवासी था। कौन? एलपी टेक्सिटोरी। एलपी टेक्सिटोरी इटली का निवासी था। एलपी टेक्सिटोरी इटली का निवासी था। तो ये एलपी टेक्सिटोरी के बारे में चर्चा हो गई। किसके लिए? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। क्या कहा? तो डिंगल का हेरोस कहा। और जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे? जो वेलिकेशन रुक्मणी है, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एलपी टेक्सिटोरी को जाता है। और क्या कहा? वेलिकेशन रुक्मणी इस ग्रंथ को और किसके द्वारा नाम दिया गया? तो जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड जिन्हें कहते हैं घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास का जनक, उनके द्वारा इस ग्रंथ को 10 शस्त्र घोड़े का बल इस नाम से व्याख्यानित किया गया। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या नाम दिया गया इसे? 10 शस्त्र घोड़े का बल। यानी कर्नल जेम्स टोड ने जो वेलिकेशन रुक्मणी ये ग्रंथ है, इसे क्या नाम दिया? वेलिकेशन रुक्मणी ग्रंथ को नाम दिया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 10 शस्त्र घोड़े का बल। इस ग्रंथ को वेलिकेशन रुक्मणी ग्रंथ को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? 10 शस्त्र घोड़े का बल। 10 शस्त्र घोड़े का बल। शस्त्र घोड़े का बल कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा इसे? 10 शस्त्र घोड़े का बल। किसे? वेलिकेशन रुक्मणी को। जो ग्रंथ था जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा गागनोर दुर्ग में लिखा गया, डिंगल शैली में लिखा गया, जिसे प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेक्सिटोरी को जाता है। और इसको जो नाम दिया गया एलपी टेक्सिटोरी द्वारा, एलपी क्या कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो नाम दिया गया वेलिकेशन रुक्मणी ग्रंथ को, तो वो क्या नाम था? 10 शस्त्र घोड़े का बल कहा गया। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो ये था हमारा जो पृथ्वीराज राठौड़ की पहली रचना थी। कौन सी? वेलिकेशन रुक्मणी। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर, तो वो किसके बारे में पूछे गए हैं? इसी ग्रंथ के बारे में पूछे गए हैं। इसी ग्रंथ के बारे में पूछे गए हैं जो किससे संबंधित है? पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित है। एक मिनट। जो कि किससे संबंधित है? पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित है। अब और दूसरी रचना कौन सी है इनकी? पृथ्वीराज राठौड़ की दूसरी रचना कौन सी है? तो वह गंगा
लहरी, वो है गंगा लहरी। दूसरी रचना कौन सी है? गंगा लहरी। गंगा लहरी, ये भी इनकी क्या है? ये भी इनकी रचना है। वो कौन सी है? तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो जो अगर पूछेगा डीपली तो वो वैल्यू क्वेश्चन रुक्मणी जो ग्रंथ है इसमें से पूछेगा। बाकी नाम पूछेगा, नाम देके पूछेगा कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई, या सीधे दे देगा कि पृथ्वीराज राठौड़ के कौन कौन सी रचनाएं हैं या कौन सी रचना है। तो आप नाम का जरूर ध्यान रखना, नाम का जरूर ध्यान रखना। तो गंगा लहरी हो गया, पहला हो गया वैल्यू क्वेश्चन रुक्मणी, दूसरा हो गया गंगा लहरी, और तीसरा कौन सा है? दसम भागवतरा दुआ। दसम भागवतरा दुआ, ये इनकी क्या है? रचना। तीसरी है दसम भागवतरा दुआ। दसम भागवत दुआ, ये भी इनकी रचना है। और एक कौन सी है? तो एक है कल्ला राय मल्होत्री। कल्ला रा, कल्ला राय मल्होत्री कुरीतियां, ये भी इनकी रचना है। कल्ला राय मल्होत्री कुरीतियां, कल्ला राय मल्होत्री कुरीतियां बोलो चाहे कुंडलिया बोलो। कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया, ये इनकी क्या है? ये भी इनकी रचना है। तो इनका नाम दे सकता है आपको, गंगा लहरी का नाम दे सकता है, दसम भागवत दुआ का नाम दे सकता है, और जो कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया है इनका नाम दे सकता है। साथ ही वैल्यू क्वेश्चन जो इनका ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ है उनके बारे में पूछ सकता है। तो मैंने जो पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित जो भी संबंधित रचनाएं थी वो मैंने आपको इनको बता दी। तो इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इनमें से आए हुए हैं। तो ये था जो पृथ्वीराज राठौड़ है उनके बारे में अध्ययन किया हमने। अब देखते हैं जो ये रचनाकार हुए, साहित्यकार हुए, तो इनके बाद में जो कौन सा है, तो वो है कौन सा? वो है विजयदान देता। कौन सा? विजयदान देता। तो हमने सबसे पहले पढ़ा सूर्यमल मिश्रण, फिर पढ़ा हमने मूलनाथ नैन्सी, और फिर पढ़ा हमने पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। अब पढ़ेंगे हम कौन सा? विजयदान देता। विजयदान देता में से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार उनकी रचनाएं पूछी गई है, और उनकी रचनाओं के बारे में डिटेल से करेंगे, जहाँ पढ़ेंगे कौन कौन सी रचनाएं, सारी रचनाओं के बारे में देखेंगे, उनमें से किसी भी रचना के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विजयदान देता के बारे में, कुछ परिचय है वो पढ़ेंगे, उनके बाद हम उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे 3 साहित्यकार हो गए। कितने हो गए? 3 साहित्यकार। अब चौथा साहित्यकार कौन सा है? तो वो है विजयदान देता। कौन सा? विजयदान देता। उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट साहित्यकार है वो विजयदान देता। जितना मजा पढ़ने में आता है ना, उतना मजा शायद ही किसी चीज में आता हो। अगर पढ़ाई को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, तो इतना मजा आएगा कि आपकी इच्छा नहीं होगी कि पढ़ाई को छोड़े, इतना मजा आएगा पढ़ने में। तो जो अपना जो नेक्स्ट साहित्यकार है वो विजयदान देता। विजयदान देता, जिसे बोलते हैं बिज्जी। जिसे क्या बोलते हैं? बिज्जी। विजयदान देता। विजयदान देता। और इनके बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बिज्जी, जो कि 1926 से 2013 तक रहे। इनका जन्म कब हुआ? 1926 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 2013 में। 1926 से 2013। विजयदान देता। इनकी रचनाएं कई ऐसी इनकी रचनाएं भी जिनके ऊपर कॉमेंट्री फिल्म बन चुकी है, और कई रचनाओं के बारे में पूछा भी गया है। बहुत सी रचनाएं ऐसी है जिनके बारे में
मिलान के लिए भी प्रश्न आए हुए हैं इनके बारे में। तो इनकी रचनाएं ज्यादा थोड़ा डीपली से पढ़ेंगे। पढ़ने को तो सारा डीपली से पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष को उनको देखेंगे, ताकि इनमें से जो प्रश्न आए तो हम उससे आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं, इनका परिचय क्या है वो देख लेते हैं। तो ये इनका नाम क्या है? वैसे विजयदान देता है, लेकिन इनको कहते हैं क्या? इनको कहते हैं बिज्जी। तो लेकिन इन्हें बिज्जी भी कहा जाता है, इन्हें बिज्जी भी कहा जाता है, इन्हें बिज्जी कहा जाता था। किन्हें? विजयदान देता को क्या कहते थे? बिज्जी। अरे बोलते हैं ना कई गांव में, हमारे घर का प्यार का नाम हमारे माता पिताओं के द्वारा दिया गया है, वो नाम अलग होता है, और हमारा जो स्कूल में नाम होता है वो अलग होता है। तो इनका प्यार प्यार वाला नाम क्या था? बिज्जी। प्यार से लोग क्या कहते थे इनको? इनको बिज्जी कहते थे। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 1 सितंबर 1926 में इनका जन्म हुआ, और कहाँ हुआ? बोरुंदा, जोधपुर में इनका जन्म जन्म कब हुआ? 1 सितंबर 1926 को। हाँ, 1 सितंबर 1926 को, 1 सितंबर 1926 को इनका क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बोरुंदा, जोधपुर में। बोरुंदा, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। किनका? विजयदान देथा का जन्म कहाँ हुआ? बोरुंदा, जोधपुर में। और कब हुआ? तो 1 सितंबर 1926 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 10 नवंबर 2013 को। कहाँ हुई? वही बोरुंदा, जोधपुर में। मृत्यु 10 नवंबर 2013 को। कहाँ हुई? बोरुंदा, जोधपुर में। बोरुंदा, जोधपुर में इनकी क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। इनकी विजयदान देता की। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सबलदान। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था सिरू कंवर। क्या नाम था माता का? सिरू कंवर। पिता का नाम सबलदान और माता का नाम सिरू कंवर। पिता का नाम क्या था? सबलदान। और माता माता सिरू कंवर। सिरू कंवर, यानी पिता का नाम था सबलदान और माता का नाम था सिरू कंवर। और इन्हें क्या नाम दिया गया? तो प्यार से जो बताया गया था वो था बिज्जी। बिज्जी कहते थे इन्हें प्यार से। लेकिन इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भारत का शेक्सपियर। इन्हें क्या कहते हैं? भारत का नहीं, सॉरी, राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। किन्हें? विजयदान देता वो। इन्हें इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहते हैं। शेक्सपियर भी कहा जाता है। कहा जाता है किन्हें? विजयदान देता को राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब ये आप ही पूछ लो सर, राजस्थान का शेक्सपियर तो ये है, तो भारत का शेक्सपियर कौन है? तो आपको सबको पता होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। किसे कहते हैं? कालिदास को। तो लिख लो भारत का शेक्सपियर, साथ के साथ लिख लो नोट लगा के, भारत का। यानी ये राजस्थान का शेक्सपियर हो गया, तो यहां लिखता हूं भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का कौन है? तो भारत का है कालिदास। भारत का शेक्सपियर कौन है? उसका नाम है कालिदास। उनका नाम क्या है? उनका नाम है कालिदास। और क्या इनके बारे में? और क्या कहते हैं?
तो इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर तो कहते हैं, लेकिन इन्हें लोक गाथाओं का शेक्सपियर भी कहते हैं। किन्हें? विजयदान देता को राजस्थान जो लोक गाथा है, लोक गाथाएं उनका शेक्सपियर भी कहते हैं। किन्हें? विजयदान देता को लोक गाथाओं का शेक्सपियर, लोक गाथाओं का शेक्सपियर भी कहते हैं। शेक्सपियर भी कहा जाता है। किन्हें? विजयदान देथा को राजस्थान का और जो लोक कथाओं है उनका उनका शेक्सपियर भी कहा जाता है। और क्या है? और क्या इनके बारे में? तो जो कोमल कोठारी है, कोमल कोठारी आप जानते हो, तो कोमल कोठारी और जो विजयदान देता है, इन्होंने मिलकर 1960 में बोरुंदा में किसकी स्थापना की? रूपायन संस्थान की स्थापना की। किन किन ने? कोमल कोठारी और विजयदान देता ने मिलकर 1960 में बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की। लिखो, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी व विजयदान देथा ने मिलकर 1960 में, कब? 1960 में जोधपुर बोरुंदा में, या 1960 में रूपायन संस्थान की स्थापना जोधपुर बोरुंदा में की। या फिर पहले लिख लो, 1960 में बोरुंदा जोधपुर में, बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की। रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। किसके द्वारा? कोमल कोठारी और विजयदान देता के द्वारा 1960 में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। और क्या था इनके बारे में? तो जो रूपायन संस्थान है, इसके सचिव किसे बनाया गया? उस वक्त जब इसकी स्थापना की गई तो इसका सचिव किसे बनाया गया? तो विजयदान देता को इसका सचिव बनाया गया। किसका? रूपायन संस्थान का सचिव बनाया गया। इसका सचिव किसे बनाया गया? विजयदान देता को, विजयदान देथा को बनाया गया। किसे बनाया गया? विजयदान देथा को बनाया गया। किसका सचिव? ये रूपायन संस्थान इसका सचिव बनाया गया। अब इनके जो संग्रह है, इनके जो संग्रह है, जो इनकी रचना है, उनके बारे में देखते हैं। तो ये रहा इनका जो जीवन परिचय था विजयदान देथा का, तो वो मैंने आपको बताया। अब इनके बाद में देखेंगे हम इनकी रचना। तो जीवन परिचय में एक बार और देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। तो 1926 से लेकर 2013 तक विजयदान देता रहे। इन्हें प्रेम से क्या कहते थे? प्यार से बिज्जी भी कहा जाता था। किसे? विजयदान देथा को प्यार से बिज्जी कहा जाता था। इनका जन्म 1 सितंबर 1926 को हुआ। और कहाँ हुआ? बोरुंदा जोधपुर में। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 10 नवंबर 2013 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? ये भी बोरुंदा जोधपुर में हुई। उसके बाद में देखते हैं कि इनके पिता का नाम था सबलदान। इनके पिता का नाम सबलदान था और इनकी माता का नाम था सिरू कंवर। किनकी? विजयदान देता के पिता का नाम सबलदान और उनकी माता का नाम सिरू कंवर था। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान का शेक्सपियर भी कहते हैं और राजस्थान के लोक कथाओं का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। जबकि भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। और कोमल कोठारी और विजयदान देता के द्वारा मिलकर 1960 में जो रूपायन संस्थान है उसकी स्थापना बोरुंदा जोधपुर में की गई। और जो रूपायन संस्थान का जो सचिव बनाया गया वो किसे बनाया गया? विजयदान देता को। अब देखते हैं इनके संग्रह के बारे में। इनके कौन कौन से संग्रह हैं, इनकी कौन कौन सी रचना है। तो इनका महत्वपूर्ण जो संग्रह था उसका नाम था बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। तो देखते हैं आगे।
ये था विवेकानंद का जीवन परिचय। तो ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के साहित्य और साहित्यकार। राजस्थान के साहित्य कौन से जो बता रहे हैं, साहित्य और साहित्यकार दोनों हम देख रहे हैं। इनमें से क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी गए हैं। बहुत से क्वेश्चन आते हैं मिलान करने के लिए, और बहुत से क्वेश्चन आते हैं सिंगल इनकी रचनाओं के नाम पूछने के लिए क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखते हैं इनका महत्वपूर्ण संग्रह। किनका? विजयदान देता का महत्वपूर्ण संग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? तो बातारी फुलवारी इनका महत्वपूर्ण संग्रह था। इनका महत्वपूर्ण, नाम पढ़ रहे विजयदान देता, विजयदान देता। इनका महत्वपूर्ण संग्रह कौन सा था? तो इनका महत्वपूर्ण संग्रह था बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी ये इनका महत्वपूर्ण संग्रह था। अब इसके बारे में देखते हैं, बातारी जो फुलवारी इनका संग्रह है, इसके बारे में देखते हैं कि इनमें कितने खंड थे। इनमें इसमें कितने खंड है? तो इनमें 14 खंड है। इसमें बातारी फुलवारी में 14 खंड है, और 14 खंड है उसके 10वें खंड में, यानी जो बातारी फुलवारी के 14 खंड है, उनका जो 10वां नंबर का खंड है उसमें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताया क्या गया। उस जो 10वें खंड के बारे में, 10वें खंड को लेकर विजयदान देवता को केंद्रीय साहित्य पुरस्कार अकादमी उसके द्वारा पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा इनको 10वें खंड को लेकर क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। तो इसमें कितने खंड है? इसमें 14 खंड है। 14 खंड है, और 10वें खंड होते ना, अलग अलग खंड, इसके अलग अलग भाग है, लेकिन जो 10वां भाग है, 10वां खंड है, उसे लेकर विजयदान देता को केंद्रीय साहित्य अकादमी होते हैं उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया। उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया। यानी 14 खंड में 10वें नंबर का खंड, 10वें खंड के लिए इन्हें मतलब विजयदान देता हो, इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया गया किसे? विजयदान देता को पुरस्कार दिया गया। इनको पुरस्कार दिया गया। अब ये पुरस्कार पाने वाले ये राजस्थान के प्रथम कवि थे। ये राजस्थान के प्रथम कवि थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया। यानी ये पुरस्कार, नोट लगा के लिखो, नोट। राजस्थानी भाषा में ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि थे। राजस्थानी भाषा में प्रथम कवि जिनको ये पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया गया, यानी ये कवि प्रथम कवि थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया, जो कि राजस्थानी भाषा के कवि थे। और क्या था इसके बारे में? तो अब जो ये बातारी फुलवारी है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, और किस आधार पर हुआ? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद टाइमलेस टेक्स्ट फॉर्म के द्वारा किया गया। किसका? इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, यानी इसका अंग्रेजी अनुवाद टाइमलेस
टेल्स फ्रॉम मारवाड़, इसके नाम पर इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। किसका? जो बातारी फुलवारी है, इसका अंग्रेजी अनुवाद। किस नाम पर हुआ? किस नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ? तो टाइमलेस टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़, अंग्रेजी अनुवाद। किस नाम से? टाइम लेस टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़। इस नाम से क्या हुआ? इसका अंग्रेजी अनुवाद है। किसका? बातारी फुलवारी का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? ये प्रकार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नाम से इस जो बातारी फुलवारी इनका संग्रह था उसका अनुवाद हुआ। तो टाइमलेस टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़, इस नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। और 2011 में फिर इसे क्या मिला? इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे? विजयदान देता वो। किसके लिए? तो बातारी फुलवारी के लिए 2011 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे? विजयदान देता को। अब देखते हैं इनकी और रचनाएं क्या क्या थी, कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी। ये हमने पढ़ा बातारी फुलवारी के बारे में। अब इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी, और फिर पढ़ेंगे इनके पुरस्कार, कब कब इनको पुरस्कार दिया गया उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और विजयदान देताओं पर जो उनकी रचनाएं थी उन पर कौन कौन सी फिल्में बन चुकी है उनको भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इनको रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इनकी रचनाएं कौन सी थी और उन रचनाओं का क्या क्या नाम था। यानी हमने देखा बातारी फुलवारी। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी उनका नाम देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे इनको पुरस्कार कब कब दिया गया और कौन कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में देखेंगे हम फिर इनकी जो रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं हुई जिनके ऊपर जो फिल्में बनाई गई, मतलब कॉमेंट्री बनाई गई, ऐसी रचनाएं जिनके ऊपर फिल्में बनी, तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एक तो हमने देखा बातारी फुलवारी के बारे में। कब देखा? क्या क्या देखा? तो बातारी फुलवारी के 14 खंड थे, 14 खंड, 14 भाग थे। तो इसका 10वां भाग है, 10वें खंड के लिए इनको क्या मिला? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा तो 10वें खंड के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। किनको? विजयदान देता को। ये पुरस्कार पाने वाले, ये पुरस्कार पाने वाले राजस्थानी भाषा के प्रथम कवि थे, राजस्थानी भाषा के प्रथम कवि थे। अब जो बातारी फुलवारी है इसका अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ टाइमलेस टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़ के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। किसका? बातारी फुलवारी का। और इसके लिए 2011 में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। इनको विजयदान देता को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। अब इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जो पढ़ा रहे हैं ना, वो जो पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ये तो कन्फर्म है। बाकी क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसे पूछ सकता है, पूछा भी गया है कि विजयदान देता का जो महत्वपूर्ण संग्रह है वो कौन सा है? तो कौन सा है? बातारी फुलवारी। कौन सा है? बातारी फुलवारी। अब देखते हैं इनकी रचनाएं, अन्य रचनाएं, इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है। अन्य रचनाएं किनकी? तो विजयदान देता की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? विजयदान देता की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो अन्य रचनाओं में हम देखते हैं कि साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, चरणदास रचौर, चौधरायन की पटना, चौधरायन की पटनायन और प्रियमनाल, कुणाल, इनके एक रचना थी इनकी, क्या नाम था उसका? अलेकू हिटलर, अलेकू हिटलर। तो वो रचना भी इनकी क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य और समाज, उनके बाद में देखते हैं फिर हम चौधरायन की चतुराई। इनकी रचनाओं का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सी रचनाएं इनकी। पहली है, हमने देखा बातारी फुलवारी, वो तो देखा हमने।
चौधरायन की चतुराई। साहित्य और समाज। साहित्य और समाज। समाज। चौधरायन की चतुराई। चौधरायन की चतुराई। चौधरायन की चतुराई। उसके बाद में देखते कौन सी है, तो चरण दासरा चोर। चरण चरण दासरा चोर। उसके बाद में देखते हैं रूख, अनोखो पेड़। रूख, अनोखा पेड़। अनोखा पेड़। प्रिय मृणाल, अलेको हिटलर, तेरो तांडव, ये भी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में दुविधा, टाइम्स, दुविधा, उलझन। दुविधा, दुविधा को लेकर एक कमेंट्री बनाई गई थी, जिसमें बताया जाता है कि एक जो कुमार होता है वो अपना गुजारा कर रहा था जैसे जैसे, और फिर उसको वहां के जमींदार के द्वारा एक प्याऊ खुलवाकर वहां सेवा करने के लिए छोड़ दिया गया। तो फिर उसमें बताया गया कि वो उसके एक ही बेटा था, उसके एक बेटा था, उसने उसको कहाँ भेज दिया। वो उसके उसका जो कुमार का बेटा था उसके चेहरे पर तेज था। कैसा तेज का मतलब दूर से ये लगता है कि वास्तव में ये कुछ कर सकता है। तो जो एक बढ़िया आया उसके वहां, उस रात एक बढ़िया आया, तो उसने वहां विश्राम किया। अब ये तो जमींदार के द्वारा वहां प्याव खुलवाई थी कि रात को अगर कोई लेट वेट होता है तो वहां आराम कर ले, विश्राम करने के लिए। तो वहां एक बढ़िया आया और उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। तो उसने जब उस लड़के को देखा तो वो समझ गई, तो उसने क्या उस लड़के को अपने साथ ले गया, और किस आधार पर कि ये बड़ा होकर जितना भी कमाएगा उसका आधा हिस्सा इसको मैं दे दूंगा और आधा अपने पास रखूंगा और इसको मेरे पास काम पे करवाऊंगा। तो दिन दिन गुजरते गए, 10 साल गुजर गई, 15 साल गुजर गई, 20 साल गुजर गई। उसके बाद में जब कुमार ने देखा कि उसका बेटा आने वाला है, उसका बेटा नहीं आ रहा है, तो कुमार के द्वारा फिर क्या, लालच के चक्कर में जो भी कोई आता वहां किसी प्याऊ में, तो जो भी कोई आता विश्राम करने के लिए वहां, तो कुमार के द्वारा वही अपना बेटा आएगा तो उसके लिए हम धन जोड़ के रखें, तो वहां आता तो उनको क्या कर देता, वो मार के कुएं में डाल देता। उनके जो गहने वहने थे वो कुएं में डालता, ताकि बाद में फिर जब आएगा बेटा उसको निकाल लेंगे एक साथ। तो जब वो करता गया ऐसा, वहां आने वाले, अब ये तो था ही भाई, वो नाम से प्रसिद्ध था कि वहां अच्छी उस प्याव में उस कुमार के द्वारा अच्छी सेवा की जाती है। तो वो जो लोग आते उसको मार के कुएं में डाल देता, उस जेवर सारे को इकट्ठा करके उसमें डाल देता ताकि बाद में निकाल सके। तो अब उसे पता नहीं था कि 20 साल हो गए तो अपना बेटा कैसा दिखाई देता होगा, ये तो पता नहीं था ना। तो जब उसका बेटा आया, जब उसका बेटा आया तो शाम को जब उसका बेटा आया तो वो गाड़ी भर कर क्या लेके आया, धन लेकर आया। तो उसके मन में तो वही लालच था कुमार कि अपना बेटे के लिए हम क्या करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। तो जब वो आया तो उसका बेटा तो सामने, शाम को उसके बेटे ने उनके साथ खाना भी खाया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मैं आपका बेटा हूँ। उसने कुमार को ये नहीं बताया कि मैं आपका बेटा हूँ। तो कुमार ने वही रात में क्या किया, फिर वो धन के लालच के चक्कर में क्या किया, उसको मार कर कुएं में डाल दिया और वो धन इकट्ठा करके कुएं में डाल दिया ताकि बेटा आएगा तो निकालेंगे। लेकिन जब उस लड़के की जब छोटे पहले बचपन में शादी कर दिया करते थे, तो वो क्या, उसका बेटा पहले ससुराल से होकर आया था। ससुराल से होकर फिर उसमें कुमार के पास प्याव में आया था। तो जब उस सुबह हुई तब उसकी पत्नी दौड़ते हुए आई कि वो कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। तब कुमार को पता चला कि कौन कहाँ गया है, कि वो आपका बेटा आया था तब। तो कुमार को जब इस बात का पता चला कि ये शाम को जो आया था ये मेरा बेटा ही है और मैंने इसके साथ ये कर दिया, इसको मार दिया, कुएं में डाल दिया, फिर क्या था। तो ये उसकी दुविधा थी, क्या थी, उसकी दुविधा थी। दुविधा में पड़ गया वो कि ये मेरा बेटा ही था क्या। इस आधार पर ही कमेंट्री बनाई गई है। तो फिर कुमार और जो उनकी पत्नी थी उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इस आधार पर बनाई गई, इसलिए कहते हैं दुविधा। वो समझ नहीं पाया कि ये मेरा बेटा ही था, तो इस आधार पर इनकी क्या बनाई गई है, कमेंट्री बनाई गई है। तो कौन सी रचना थी फिर, दुविधा। दुविधा, ये भी इनकी क्या थी, इनकी रचना थी, किनकी, विजयदान देथा की। उसके बाद में देखते हैं उलझन।
कौन सी थी? उलझन। उलझन, ये भी इनकी रचना थी। और कौन सी? साचरो ब्रह्म। साचरो साचरो ब्रह्म, ये भी विजय दान देता की रचना थी। अल्लेको हिटलर। अल्लेखू हिटलर। अल्लेको हिटलर। इसके बाद में कौन सी थी? बापू के तीन हत्यारे। बापू के तीन हत्यारे। बापू के तीन हत्यारे। दोस्तों, जब इनकी रचनाओं के बारे में जो कमेंट्री होती है उनको देखते तो लगता है कि वास्तव में ऐसा भी हुआ होगा क्या, ऐसा भी हुआ होगा। इतना मतलब दिल पसीज जाता है उनको देख के, इतनी दया करुणा होती है कि तभी कहते हैं ना कि इनकी जो रचनाएं थी वास्तव में वो रचनाएं थी। आज भी आप देखोगे, कमेंट्री बनी हुई है तो आप देखोगे किस प्रकार बनाई गई होगी। एक माँ का हृदय कितना कैसा होगा, एक पिता का हृदय, और अपने अपने बेटे के प्रति प्रेम था उनका, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया, उनको ये वो दुविधा में पड़ गए कि करें क्या। उनको ये पता नहीं था कि उनका बेटा है, तो वो दुविधा थी उनकी। वो क्या थी? दुविधा। जेठ रसोटा, लाजवंती, सपन प्रिय, ये क्या है इनकी? लाजवंती, प्रिय मनाल, स्वप्न प्रिया, कुणाल, तीरो तांडव, तीरो तांडव, ये भी क्या थी? ये भी इनकी रचना थी। क्योंकि इनकी रचना उजाले के मुसाफिर, मायरो बदलो, महामिलन, ये भी इनकी रचना थी। उजाले की मुसाफिर, मुसाफिर, मारो बदलो, मारो बदलो, मारो बदलो, ये भी इनकी क्या थी? ये भी इनकी रचना थी। महामिलन, महामिलन, तो ये इनकी रचना थी। किनकी? विजयदान देथा की। कौन कौन सी? तो साहित्य और समाज, चौदह की चतुरायन, चरणदास दा चोर, रूख, अनेक पेड़, दुविधा, उलझन, साचरो ब्रह्म, अल्लेकू हिटलर, बापू के तीन हत्यारे, जेठा सोटा, जेठा जेठा सोटा, लाजवंती, स्वप्न प्रिया, प्रिय मनाल, प्रिय मना प्रिय कुणाल, सॉरी, प्रिय कुणाल, या कुणाल ही लिख दिया, प्रिय कुणाल थी इनकी। प्रिय कुणाल, प्रिय प्रिय कुणाल, तीरो तांडव, उजाले के मुसाफिर, मारो भ्रम, और महामिलन, ये कहती ये इनकी रचनाएं थी। किनकी? विजयदान देता की। तो ये हमने देखा इनकी रचनाओं के बारे में कौन कौन सी रचनाएं थी। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दुविधा के बारे में पूछा हुआ है, और स्वप्न प्रिय के बारे में पूछा हुआ है, बापू के तीन हत्यारे के बारे में पूछा हुआ है, और सात ब्रह्म के बारे में पूछा हुआ है, उलझन के बारे में पूछा हुआ है। इन्हीं में से नाम देकर पूछ लेते हैं किनकी रचना है, ये किनकी रचना है और किनके द्वारा की गई। तो ये कई बार मिलान वाले कृष्ण आते हैं, उनमें से एक रचना देता है इनमें से, और मिलान वाले कृष्ण में भी कृष्ण बनकर सामने आते हैं। तो ये इनकी क्या थी? विजयदान देता की रचना। किनकी? विजयदान देता की क्या थी? ये प्रमुख रचनाएं थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? जो पढ़ा हमने बातारी फुलवारी, उसके बारे में पढ़ा।
बातारी फुलवारी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बारे में पढ़ा कि उसके कितने खंड थे, 14 खंड थे। 10वें खंड में इनको क्या मिला, तो जो कला अकादमी, साहित्य कला अकादमी, केंद्रीय साहित्य कला अकादमी, उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया और ये राजस्थानी भाषा के एकमात्र कवि थे जो जिनको ये पुरस्कार मिला। उसके बाद में हम देखा कि उसका जो बातारी फुलवारी है उसका अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया, तो टाइम स्लेव टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़, टाइम्स टाइम्स लेस टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़, इस नाम से जो बातारी फुलवारी इनकी रचना थी उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया और सन 2011 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। बाकी ये रचनाएं हमने देखी इनकी। अब देखते हैं इनको जो पुरस्कार मिले, विजयदान देता को जो पुरस्कार मिले वो कब कब मिले और किस किस की रचनाओं के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो इनको विजयदान देता को मिलने वाले पुरस्कार, विजयदान देता को मिलने वाले पुरस्कार, तो ये इनकी क्या हो गई, ये इनकी रचनाएं थी, विजयदान देता की रचनाएं। विजयदान देता को के पुरस्कार, विजयदान देता के पुरस्कार, पुरस्कार कब कब और कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला और कौन सा पुरस्कार मिला। तो 1992 में इनको भारतीय भाषा परिषद का पुरस्कार दिया गया। भारतीय भाषा परिषद के द्वारा 1992 में पुरस्कार दिया गया। 1992 में भारतीय भाषा परिषद के द्वारा, भारतीय भाषा परिषद भाषा पुरस्कार मिला किसे, विजयदान देता कब मिला, 1992 में। 2005 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया। 2005 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया। 2005 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया। साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया किन्हें, विजयदान देता को। 2005 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया और 2007 में इन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया कि नहीं, विजयदान देता को। 2011 में राव सिंह पुरस्कार दिया गया। 2011 में राव सिंह पुरस्कार दिया गया। 2011 में इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार ही मिला था। किसके लिए, बातारी फुलवारी के बारे, जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ उसके लिए। 2011 में राव सिंह पुरस्कार, राव सिंह पुरस्कार दिया गया कि नहीं, विजयदान देता को। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया कि नहीं, विजयदान देता को। राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, विजयदान देता को। तो ये इनको पुरस्कार दिए गए। 1992 में साहित्य पुरस्कार दिया गया, भारतीय भाषा परिषद के द्वारा 1992 में पुरस्कार मिला। 2005 में साहित्य पुरस्कार दिया गया। 2007 में पद्मश्री मिला और 2011 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। अब देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी जिनके ऊपर फिल्म बनाई गई। कौन कौन सी रचनाएं थी, दुविधा, परिणति, चरणदास राठौर और पहेली, इनकी रचनाएं थी जिनके ऊपर इनको
और फिल्में बनाएगी। रचनाएं जिन पर फिल्में बनी। कौन कौन सी थी? तो पहली थी कौन सी? पहली कौन सी थी? तो पहली थी इनकी दुविधा। दुविधा पर 1989 में मणिकौल के द्वारा फिल्म बनाई गई। दुविधा, दुविधा जो इनकी रचना थी उनकी 1989 में किनके द्वारा? मणिकौल के द्वारा। डायरेक्टर कौन थे? मणिकौल। डायरेक्टर मणिकौल के द्वारा 1989 में दुविधा इनकी रचना थी, उनके ऊपर फिल्म बनाई गई जो मैंने आपको बताया था। परिणीति 1973 में परिणीति पर इनकी फिल्म बनाई गई, जिनके जो डायरेक्टर कौन थे? प्रकाश झा। परिणीति 1973 में। डायरेक्टर कौन थे? प्रकाश झा। प्रकाश झा के द्वारा फिल्म बनाई गई। कब? 1973 में। चरणदास राठौर 1975 में। चरणदास राठौर जिनकी रचना थी उसके ऊपर फिल्म बनाई गई। किसके द्वारा? श्याम बेनेगल के द्वारा। 1975 में। दास राठौर कब? 1975 में। डायरेक्टर कौन थे? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल के द्वारा फिल्म बनाई गई। कब? 1975। क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिणीति पर फिल्म कब बनी, किनके द्वारा बनाई गई, डायरेक्टर कौन थे? तो 1973 में बनाई गई और प्रकाश झा डायरेक्टर थे। दुविधा पर 1989 में बनाई गई और डायरेक्टर कौन थे? तो डायरेक्टर थे मणिकौल के द्वारा। 1975 में चरणदास राठौर के ऊपर फिल्म बनाई गई और डायरेक्टर कौन थे? श्याम बेनेगल। और पहली 2005 में, अभी 2005 में जिनकी रचना थी पहली, उसके ऊपर अमोल पालेकर के द्वारा फिल्म बनाई गई 2005 में। पहली कब? 2005 में। किनके द्वारा? अमोल पालेकर के द्वारा। अमोल पालेकर के द्वारा फिल्म बनाई गई। तो ये था हमारा जो विजयदान देता था उनके बारे में परिचय, जो हमने देखा विस्तार पूर्वक। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखा, कहाँ से संबंधित थे, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, ये हमने देखा। इनके जो प्रमुख संग्रह है वो देखा, और किन के द्वारा, किन किन के साथ मिलकर 1960 में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। तो कोमल कोठारी के साथ मिलकर 1960 में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई, और जो प्रथम सचिव कौन रहे? विजयदान देता। इनका जो प्रमुख संग्रह था वो था बातारी फुलवारी, जिसके कितने 14 खंड थे। 10वें खंड के लिए इनको पुरस्कार दिया गया, और जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ वो किस नाम से हुआ? तो टाइमलेस टेक्स्ट फ्रॉम मारवाड़ के नाम से इस बातारी फुलवारी का अनुवाद किया गया, जिसके लिए 2011 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी रचनाएं थी, हमने देखा। रचनाओं के बाद हमने देखा कि कब इनको पुरस्कार मिला, जो हमने देखा। और बाद में देखा कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी जिनके ऊपर फिल्में बनी। तो ये हमने देखा दुविधा, परिणीति, चरणदास राठौर और पहली। दोस्तों ये हमारा साहित्यकार था विजयदान देता। इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन आने की संभावना भी है, और पहले क्वेश्चन आए भी हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखना, उनमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको इनके जीवन परिचय से, इनकी रचनाओं से संबंधित। अब जो हमारा नेक्स्ट साहित्यकार होगा वो होगा बांकीदास। 5वां जो साहित्यकार होगा कौन सा होगा? बांकीदास। तो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, साहित्यकार को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप साथ के साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अपने लक्ष्य को ध्यान रखकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और लक्ष्य प्राप्त करने का एक ही मंत्र है, कठिन परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास के साथ मेहनत करना।
तो उसी में हम फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, अपने टॉपिक को मजबूत करना, एमसीक्यू लगाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना और आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार हम देखते हैं बोर्ड के माध्यम से, तो उसी माध्यम से हर टॉपिक में से क्वेश्चन निकालना। अगर इस प्रकार हम अपनी पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो हम अपना सिलेक्शन आसानी से ले पाएंगे। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी राजस्थान कला संस्कृति की, ये हमारी क्लास थी राजस्थान कला संस्कृति की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है साहित्य और साहित्यकार। तो साहित्य और साहित्यकार में मैंने मुंशी प्रेमचंद देख लिया, मूल नैन से देख लिया, विजय दान देता देख लिया और पृथ्वीराज राठौर देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी दास। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया। RKY PCS क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए और आराम से पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस करवाऊंगा आरएस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग, और जो PSI का पेपर होता है उसमें GS होती है उसके अकॉर्डिंग। कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट, यहाँ तक कि RS मेंस की जो साइंस बायोटेक है, व्यवहारवाद है, मैनेजमेंट है, योगा खेल योगा है, उनको भी हम लेके चलेंगे। साइंस टेक को भी हम लेके चलेंगे। पब्लिक पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे और पब्लिक एड पढ़ेंगे। उसके साथ हम हिंदी जो कंपल्सरी पेपर होता है RS मेंस का वो भी देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश का। और जो क्वेश्चन बनते चले, अगर RS का आपने पूरा संपूर्ण रूप से सिलेबस पढ़ लिया ना, तो वनडे का एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने हर टॉपिक को मैच किया है, सेकंड ग्रेड के साथ सिलेबस को देखा है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को देखा है और थर्ड ग्रेड के सिलेबस को देखा है। जो कॉमन है, जो टॉपिक कॉमन है उनको निकाला है, सबको मैच किया, उसके बारे में मैंने ये क्लास स्टार्ट की है। तो सब्जेक्ट वाइज सबका कंप्लीट जो टॉपिक होगा वो पूरा करवाऊंगा। अगर सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक अलग है ना, RS में नहीं है, तो मैं उसे भी पूरा करवाऊंगा। तो कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने नोट्स बनाते रहो, साथ के साथ देखते रहो और अपने जो लाइव RKY PCS क्लास को इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए कि मेरा आपके साथ सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।